LCR circuit. LCR लाइट भी ऑन कर देना। ये एक AC सोर्स है, ठीक है। बस ये फैन है, फैन नहीं, ठीक है, आर्यन कर देंगे। अब देखो, सबसे पहले इम्पेडेंस निकाल लो इसका, कितना आ जाएगा? R² ये इम्पेडेंस आ जाएगा, सही बात है। मैक्सिमम करंट आ जाएगा, ये चीज भी आ जाएगी, ये भी आ गया। इम्पेडेंस ट्रायंगल बना लो। तो 5 ही आ जाएगा, सही बात है। ज्यादा बात समझ में आ गई। करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी आ जाएगा, 5 पॉजिटिव होगा कब? जब कैपेसिटर डोमिनेट करेगा, तो 5 पॉजिटिव होगा कब? जब XC इज ग्रेटर देन XL। 5 नेगेटिव होगा कब? when XC is less than XL। हाँ या ना? इतना तो समझ ही गए। पावर क्या होगा इस सर्किट के अंदर? E इंटू आई। E किसके बराबर आएगा? E0 साइन ओमेगा टी इंटू I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई। तो P किसके बराबर आ जाएगा? E0 इंटू I0 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई। हाँ है ना? 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये किस चीज का फॉर्मूला है? किस चीज का फॉर्मूला है? ये इंस्टेंटेनियस पावर ही आ रहा है। ये फॉर्मूला है cos 5 प्लस cos 2 ओमेगा टी। ये आ जाएगा सॉल्व होके, आया ना? एवरेज पावर क्या आएगा?
अब ये तो पूरी की पूरी चीज कांस्टेंट है, ये ऐसा बनेगा। इसकी एवरेज वैल्यू क्या आएगी cos टू ओमेगा टी? 0। हाँ है ना, पूरे एक साइकिल के लिए। तो एवरेज पावर किसके बराबर आ गया? ई नॉट इंटू आई नॉट अपॉन टू इंटू कॉस पाई। क्या यहाँ तक ये लॉजिक समझ में आ गया तुम्हें? इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि एवरेज पावर ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस पाई। क्या बात समझ में आ रही है सबको? कॉस पाई, इस कॉस पाई को बोलते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर 1 होने का मतलब क्या है? पावर फैक्टर 1 होने का मतलब क्या है? पाई की वैल्यू क्या हो? 0। उस टाइम पे सर्किट में मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होगा, जैसे इस सर्किट में मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होगा, है ना। जब पावर फैक्टर ये हो जाएगा, ठीक है, तो एक चीज सोचो, पावर फैक्टर 1 हो जाएगा, इस सर्किट में जो एवरेज हीट प्रोड्यूस होगी वो किसकी कितनी होगी? भाई ये भी स्टोर कर देता है, फिर से सर्किट को दे देता है, ये भी स्टोर करके, डिसिपेट तो सिर्फ रेजिस्टेंस ही करता है, आया ना। तो आई स्क्वायर आर, आया ना। यही एक्चुअली पावर डिसिपेशन होगी। डिसिपेशन तो सर्किट में यही होनी है। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर बाय आर। क्या आधा बात समझ में आती है? तो ये पी एवरेज वही चीज सॉल्व करके दे रहा है। इसमें होता क्या है वो सुनो ध्यान से। कॉस फाइव की वैल्यू जब 1 होगी, ध्यान से सोचो, कॉस फाइव की वैल्यू जब 1 होगी तो फाइव क्या होगा? बिल्कुल कर सकते हो, फाइव की वैल्यू क्या होगी? 0। तो ये वैल्यू क्या होगी उस टाइम? ये वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? तो एक्सएल माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो गया होगा। दैट इज, इसके अक्रॉस जितना वोल्टेज इधर डेवलप हो रहा है उतना ही वोल्टेज इसके अक्रॉस इधर डेवलप हो रहा होगा, हाँ या ना। कैंसिल कर रहे हैं ना एक दूसरे को। तो ये जो अप्लाइड वोल्टेज है वो सीधा इसके बराबर आना है इस टाइम पे। सही बात है। तो जो अप्लाई वोल्टेज है वो सारा का सारा इसके अक्रॉस ही ड्रॉप होना है, तो मैक्सिमम हीट तभी जनरेट होगी। भाई ये बात बताओ, आई नॉट तो मैक्सिमम करंट है, दोनों जस्ट अपोजिट फेज में चलते हैं, तो फाइव की वैल्यू 0 होगी जब कॉस फाइव की वैल्यू 1 होगी। तो एक्सएल शुड बी, एक्सएल माइनस एक्स थ्री शुड बी इक्वल टू 0, आया ना।
तो XL माइनस XC शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए ना। तो जो वोल्टेज इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा उतना ही इसके अक्रॉस हो गया अपोजिट है, तो इसका प्लस इसका इंस्टेंटेनियस का सम तो 0 आ गया। तो जो वोल्टेज है वो सीधी इसी के अक्रॉस ड्रॉप हो रही है जो अप्लाइड वोल्टेज है। क्योंकि पावर सबसे ज्यादा कब डिसिपेट होगा, जब सबसे ज्यादा वोल्टेज इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा, जो अप्लाई कर रहे हो सारा इसी के अक्रॉस ड्रॉप हो। हाँ या ना। तो लॉजिकली भी तो समझ में आ रहा है, चीजें कनेक्ट हो रही है ना। मैक्सिमम पावर। अब बात समझ में आई है नहीं। पावर फैक्टर समझ में आ गया। यहां से देखो तो पावर फैक्टर क्या होगा, कॉस फाई। कॉस फाई को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं, किसके बराबर होगा, इधर से देख के बताओ। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाँ या ना। तो ये आ गया पावर फैक्टर। क्या यहाँ तक समझ में आ गया सबको। यहाँ तक समझ में आ गया तो यहाँ तक लिख लो एक बार। ये पहले भी लिखा होता है, एक बार और लिख लो इस पूरे को, ताकि दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि क्वेश्चन तो इसी के बेसिस पे बनने हैं इसमें। पहले एनसीईआरटी को एकदम अच्छी तरह से कर देने थे हमें। देखो एलसी ऑसिलेशन तो मैं तुम्हें करा चुका, ये टॉपिक करा चुका। ये देखो पावर इन एसी सर्किट, ये चीज करवाई मैंने तुम्हें। ठीक है। फिर ये पूरी कहानी है, ये तुम खुद रीडिंग लगा लेना, ये मैंने समझा दिया है तुम्हें। पावर, पावर इन एसी सर्किट ये सारा करा दिया मैंने। ठीक है। अभी और बात बता रहा हूँ खैर। अब एक चीज देखो, एक सिमुलेशन दिखाते हैं यार तुम्हें। स्क्रीन शेयर हो रही है। देखो मैं मर्ज कर रहा हूँ। और एक चीज देखना, अगर मैं ओमेगा को सेट करूंगा ना तो एक ओमेगा ऐसा आएगा, क्योंकि तुम्हें एक चीज पता चल गई, एक ओमेगा ऐसा आएगा जहाँ पे जेड की वैल्यू मिनिमम होगी। क्योंकि जो पावर है वो क्या होना चाहिए, आई स्क्वायर इंटू जेड ही होना चाहिए ना। हाँ है ना। ये बात समझ में आती है। या आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू जेड, यही आना चाहिए ना। अब ठीक है, इसको देखो तुम एक बार। मेरे को एक्सएल को एक्सी के बराबर करना है। एक्सएल को किसके बराबर करना है, एक्सी के बराबर करना है। अब देखो वैल्यू क्या क्या चेंज हो जाती है। मेरे को ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए या ये वाला। ये वाला तुम खुद ही बता देना मेरे को। ये बात बताओ, अगर मैं ओमेगा चेंज करता हूँ, ई नॉट तो सेम है, क्या करंट की वैल्यू चेंज होगी सर्किट में। क्या करंट की वैल्यू चेंज होगी सर्किट में अगर ओमेगा चेंज करता हूँ।
बिल्कुल होगी, क्योंकि करंट किसके बराबर है, ई नॉट बाई जेड। लेकिन क्या चीज चेंज नहीं होगी, अप्लाइड वोल्टेज थोड़ी चेंज हो रही है। अप्लाई वोल्टेज तो सेम ही रहेगी फ्रीक्वेंसी चेंज करने पे, हाँ या ना। पीक वैल्यू तो सेम ही है, फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगी। क्या बात समझ में आई है नहीं? तो अब बताओ ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए या ये वाला, फर्स्ट या सेकंड? बोलो बच्चों, कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? सेकंड ही करना चाहिए, ऑब्वियस सी बात। अब पावर मैक्सिमम करना है तो जेड को क्या करना पड़ेगा? सर्किट में मैक्सिमम पावर डिसिपेशन करनी है तो जेड को क्या करना पड़ेगा? मिनिमम। जेड की वैल्यू मिनिमम कब होगी? जब ये वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो ये वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या है? ओमेगा एल शुड बी इक्वल टू ओमेगा सी। तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? तो ओमेगा किसके बराबर आएगा? क्या ये बात समझ में आ गई? तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ जाएगी? क्या ये बात समझ में आ गई सबको? इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब इस केस में क्या होना चाहिए? इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज सेम होना चाहिए। अब ये थोड़ा रेजोनेंस के आसपास आ रहा है। जब भी आप ओमेगा एल को ओमेगा सी के बराबर कर दोगे तो ये रेजोनेंस में आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई सबको? अब एक बात समझना तुम। पावर तो तुम्हें समझ में आएगा कि पावर क्या चीज होती है। रेजोनेंस, तो रेजोनेंस पे पावर डिसिपेशन क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। और वो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो जाती है। अभी थोड़ी देर में ये बताऊंगा इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है। ठीक है। अब एक चीज बताओ, रेजोनेंस के अंदर पावर डिसिपेशन इन द सर्किट वर्सेस ओमेगा के बीच का ग्राफ ड्रॉ कर। एक चीज बताओ, ओमेगा अगर जीरो, ओमेगा जीरो हो जाए मतलब करंट चेंज ही नहीं रह रहा, तो पावर डिसिपेशन क्या हो जाएगी सर्किट के अंदर? पावर डिसिपेशन क्या हो जाएगी? जीरो। क्यों? ये एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, जाएगा ही नहीं करंट, तो पावर हो गई जीरो, ओमेगा जीरो। ओमेगा की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए
तो सारा वोल्टेज तो इसी के अक्रॉस ड्रॉप हो जाना, तो भी पावर डिसिपेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाना। तो ओमेगा की वैल्यू बहुत ज्यादा दूर होगी, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो पावर डिसिपेशन मैक्सिमम कब होगी, कुछ बीच में। तो ये जो जब तुम ग्राफ बनाओगे ना, तो ये ग्राफ तुम्हारा कुछ ऐसा बनेगा। क्या बात समझ में, ये नहीं। तो ये जो पावर डिसिपेशन जो मैक्सिमम होती है ना, वो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे होगी, ओमेगा नॉट। और ओमेगा नॉट किसके बराबर है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, अंडर रूट एल सी। क्या बात समझ में आई, ये नहीं। क्या बात समझ में आ गई। ये मैक्सिमम पावर आ गई, मान लो ये पी नॉट आ गई। वो फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर पावर हाफ होती है, बेटा इन्फिनिटी पे ये जीरो, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो सारा वोल्टेज तो इसी के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, इसके अक्रॉस कुछ ड्रॉप होगा ही। तो पावर डिसिपेशन जीरो ही तो होगी। और समझा रहा हूं एक बार फिर से देख, फॉर्मूले से भी बता सकता हूँ फिर। अगर ये वैल्यू इनफिनाइट हो जाए, जेड तो बढ़ गया, ये वैल्यू इनफिनाइट हो जाए, तो ये एंगल किसकी तरफ टेंडिंग हो जाएगा, 90 डिग्री। तो cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 90 क्या होता है, जीरो। तो एवरेज पावर जीरो होगी ना। अब आगे बात सुने। तो इसका कर्व कुछ ऐसा बनेगा, वो फ्रीक्वेंसी जिसपे पावर हाफ हो जाए, ऐसी दो फ्रीक्वेंसी मिलेंगी जिसपे पावर हाफ हो जाएगी। क्या बात समझ में आई, ये नहीं। इसको बोलते हैं डेल्टा ओमेगा, ये और ये दोनों बराबर आएंगे। इसको बोलते हैं बैंड विड्थ, जो किसके बराबर आ गई, 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा, हाँ या ना। क्या बात समझ में आई। जनरली जो किताबों में दिया हुआ है ना, जनरली जो किताबों में दिया हुआ है, वो पता है क्या दिया हुआ है, ये करंट बनाता है वो। तो करंट मैक्सिमम कब होगा सर्किट पे, रेजोनेंस में होगा। फिर वो ऐसे अपनी मर्जी से बना देते हैं कि यहाँ पे नई बैंडविड्थ होती है, तो समझ में नहीं आता। तरह समझ में आएगा। तो अगर ये आई मैक्सिमम है, तो यहाँ पे करंट कितना होना चाहिए, पावर अगर हाफ करनी है, आई मैक्सिमम का रूट। हाँ है ना, क्योंकि आई स्क्वायर आर होता है ना, पावर डिसिपेशन। ये एक्चुअली पावर डिसिपेशन है सर्किट के अंदर, हाँ है ना। मैंने पावर की टर्म्स में बताया, क्योंकि इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या होता है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर है पावर, कि कितनी एनर्जी खर्च हो रही है किसी सर्किट में। करंट नहीं है इंपॉर्टेंट पैरामीटर, ठीक है। तो वो वाली फ्रीक्वेंसी जहाँ पे पावर हाफ हो जाती है मैक्सिमम से, वो दो फ्रीक्वेंसी आती है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आता है, बैंडविड्थ होता है। क्या ये बात समझ में आ गई। क्या ये बात समझ में आ गई। इतना लिख लो एक बार, फिर आगे बताता हूँ। वो फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर पावर डिसिपेशन सर्किट के अंदर मैक्सिमम की हाफ हो जाए, उन दो फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस उसे बैंडविड्थ बोलते
अब इसकी जो कैलकुलेशन है ना वो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ एक बार, ठीक है। देखो मैं तो करूंगा नहीं ये कैलकुलेशन, क्योंकि तुम्हें करनी है और करनी भी नहीं है, रटनी है। मैं सीधा सीधा दिखा रहा हूँ तुम्हें। 1 मिनट है, तुम पहले ये लिख लो इतनी देर में। Done. बढ़िया। अब देखो ये दिखाई दे रहा है तुम्हें, स्क्रीन शेयर हो गई है। इन चीजों को क्या टर्म बोलते हैं वो दूर की बात है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ओमेगा नॉट 1/√LC, ये समझ में आ गया था। इस टाइम पे एक्स एल एक्स सी के बराबर हो जाता है, ये सारी चीज आएगी तुम्हें समझ में, है ना। तो मतलब इसकी रीडिंग लगाओगे ना तुम्हें सब पता चल जाएगा, ठीक है। खास बात देखो तुम, ये ऐसा सर्किट बन गया, रेजोनेंस आ गया। अब इसने क्या किया है ये देखो, इसने करंट वर्सेस ओमेगा बनाया, देखा। मैंने किसके साथ बनाया, पावर वर्सेस ओमेगा, क्योंकि वो ज्यादा आसान है याद रखना। भैया ऐसा ओमेगा कौन सा ले, फिर इसने ये सारी बात तो कही थी। ये स्टेटमेंट देखो, इट इज इंपॉर्टेंट दैट रेजोनेंस फिनोमेना इज एग्जिबिटेड बाय ए सर्किट ओनली बोथ L and C are present in the circuit. Only then do the voltage across LC cancel each other, and the current amplitude is Vm upon R. V maximum voltage है, the total source voltage appearing across R. This means that we cannot have resonance in RL or RC circuit. Obvious सी बात है ये तो, ये जीरो होगा ही नहीं वरना, ठीक है। इसी को खींच खींच के लिखा हुआ है इसमें। आई मैक्सिमम करंट क्या होगा, वी मैक्सिमम अपॉन आर, क्योंकि जेड की वैल्यू सिर्फ आर के बराबर ही होगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास रेजोनेंस में ये चीज जीरो हो गई तो जेड आर के बराबर ही हो गया ना। तो आई नॉट किसके बराबर हो गया, ई नॉट बाय आर के बराबर हो गया। क्या बात समझ में आ गई सबको, यही चीज लिखी हुई है यहाँ पे। बेटा जी समझ में आई या नहीं आई। अब देखो, फॉर वैल्यूज ऑफ ओमेगा अदर देन ओमेगा नॉट द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इज लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू। ऑब्वियस ही बात है, यही तो बात है, करंट मैक्सिमम से कम होगा क्योंकि जेड की वैल्यू बढ़ेगी। Suppose we choose a value of omega for which the current amplitude is 1/√2 times its maximum value. At this value, power dissipated by the circuit becomes half from the curve in figure। ये सारी कहानी लिखी इसने, ठीक है।
तो मैंने ये कहा कि अगर मान लो ये वाली फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ध्यान से देखो तुम, ये वाली फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा। ये वाली फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ये तो बात समझ में आएगी। अब देखो उसने इसी को सॉल्व किया है। आई किसके बराबर होता है, वी मैक्सिमम अपॉन जेड, और वी मैक्सिमम किसके बराबर कर दिया इसने, तुम सोचो किसके बराबर करेगा अगर ये चीजें निकालनी है तो। वी मैक्सिमम को वी एम अपॉन आर इंटू जेड कर देगा। देखो थोड़ा सा मैं एक बार और बता देता हूँ तुम्हें। आई मैक्सिमम क्या है, ई नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर, यही आएगा। ये क्या हुआ, ये ब्लैक कैसे चलने लग गया एकदम से, अभी तक तो ये ब्लू चल रहा था। ब्लैक ब्लैक चल रहा है, ब्लू भी ब्लैक चलने लग गया, अभी तक तो ये ब्लू चल रहा था यार। ये क्या हुआ भैया। सही है एकदम। आ, देखो अब ये वैल्यू एक सॉल्व होके आ जाएगी कब, जब आई मैक्सिमम किसके बराबर आता है आपके पास रेजोनेंस में, ई नॉट बाई आर के बराबर, ई नॉट बाई आर के बराबर आता है। तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, पावर हाफ करना है तो इसको रूट टू से डिवाइड कर दो, तो इसको रूट टू से डिवाइड कर दो, हाँ या ना। तो ये वैल्यू किसके बराबर लिख दोगे तुम, ई नॉट अपॉन आर इंटू रूट टू लिख दोगे। ई नॉट से ई नॉट गायब हो जाएगा, हाँ या ना। फिर ये एक इक्वेशन हो जाएगी, इसका स्क्वायर कर दोगे, इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, अब मैं कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ तुम्हें क्योंकि मैं कर नहीं रहा। ये यहाँ तक बात समझ में आ गई। हाँ या ना, यहाँ तक बात समझ में आ गई। यहाँ तक तो लिखवाई दिया मैंने तुम्हें, दोनों का स्क्वायर कर दोगे, इसको सॉल्व करोगे, ये चीज आ जाएगी। ओमेगा वन को क्या लिख सकते हो, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, हाँ या ना। ये तो लिखा ही है ना, एक फ्रीक्वेंसी जिसपे पावर हाफ होती है, डेल्टा ओमेगा ले लिया। इस पूरी इक्वेशन को जब तुम सॉल्व करोगे, ठीक है, ओमेगा नॉट कॉमन निकाल लो, ओमेगा नॉट कॉमन निकाल दो। देखो ये तुम्हें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहां तक तो समझ में आ ही गया, ओमेगा नॉट कॉमन निकला है, बाइनोमियल लगा दिया इसमें ऊपर, ये ऐसे बन जाएगा। इस पूरे को सॉल्व करोगे, ये चीज आ जाएगी डेल्टा ओमेगा आर बाई 12 के बराबर आ जाएगा। याद नहीं रखनी, रिजल्ट याद रखना। तो डेल्टा ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा, आर बाई 12 के बराबर आ जाएगा। क्या बात समझ में आई है? तो पूरी बैंडविड्थ किसके बराबर आ जाएगी, किसके बराबर आएगी, आर बाई एल के बराबर आ जाएगी, हाँ या ना। या फिर 2 आर सी आ जाएगी, एक ही बात है।
क्योंकि यहाँ पे मैंने ना ओमेगा नॉट को रिप्लेस कर दिया था। तुम दूसरी देखो, यहाँ पे ओमेगा नॉट को रिप्लेस कर दिया था, एल से एल गायब कर दिया था इक्वेशन में, ओमेगा नॉट सी वाली से। ओमेगा नॉट की जगह मैंने क्या लिखा था, 1/LC। उसे सी से सी गायब हो जाएगा। क्या बात समझ में आई है? नहीं? अब एक चीज है जिसे बोलते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। शार्पनेस का मतलब क्या है? ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। क्वालिटी फैक्टर भी बोलते हैं इसको, क्वालिटी फैक्टर। शार्पनेस मींस कितना स्टीपली राइज होकर कितना नीचे जा रहा है स्टीप। बेटा तू कैलकुलेशन कर रहा है, तेरे को पता चल जाएगा, चिंता मत कर। ठीक है, कैलकुलेशन करेगा, ये सारी टर्म्स उड़ जानी है, सारा पता चल जाना है तेरे को। सी को तू पुट करना इसकी टर्म्स में, सी को पुट कर, तो ये किसके बराबर आएगा? सी इक्वल टू ये, तो देख ये वाली चीज बन जाएगी इसमें, देख। बस ये टू डेल्टा ओमेगा, फिर एक दो टर्म समझाइए। क्वालिटी फैक्टर क्या? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस है। उसी को क्या बोलते हैं? क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं, क्यू फैक्टर, ये यूज में आता है। तो ध्यान से देखो, क्यू फैक्टर क्या है? क्यू फैक्टर किसके बराबर आता है? ओमेगा नॉट एल अपॉन आर। इसको याद रखने का तरीका बताऊंगा तुम्हें, ऐसे तो याद रहेगा नहीं। ठीक है, मैं दूसरा तरीका बताऊं इसको याद रखने का, बस खत्म हो गया ये। बस फिर ऐसे डेफिनेशन, पावर इन द सर्किट, याद रखने का तरीका बताता हूँ। क्यू फैक्टर होता है जब कोई सर्किट रेजोनेंस में है। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? एक्शन। ये क्या है? आर। दोनों को आई से मल्टीप्लाई, आई से डिवाइड कर दो, तो ये क्या चीज है? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। और ये क्या है? वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर या फिर कैपेसिटर, क्योंकि रेजोनेंस में दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम ही होती है। टू द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इज क्वालिटी फैक्टर। लिखो क्वालिटी फैक्टर। अगर ये डेफिनेशन याद रहेगी तो फिर ये चीज याद रह जाएगी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहेगा। और वैसे ही किस चीज के बराबर है क्वालिटी फैक्टर? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। एक ये भी याद रखो, पर इससे ये फॉर्मूला नहीं मिलेगा तुम्हें कभी भी। लिखो क्वालिटी फैक्टर, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as it is defined as the ratio of it is defined as the ratio of voltage across inductor or capacitor, voltage across inductor or capacitor to the voltage across resistor, to the voltage across resistor when the circuit is in resonance. क्या बात समझ में आ गई? When the circuit is in resonance. कहाँ पे आया हुआ भैया VC?
ऊपर कहाँ है? अच्छा, वोल्टेज अक्रॉस। यार रेजोनेंस के अंदर जो वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस होती है वो इंडक्टर के अक्रॉस होती है, बताया तो था। तो कोई भी ले लो चाहिए। तो क्वालिटी फैक्टर को और कैसे लिख लोगे? ओमेगा एल को क्या पाओ? 1 अपॉन ओमेगा नॉट इंटू सी इंटू आर। अब इसका यूज बताऊं क्या? इतना पढ़ लिया पर यूज तो नहीं पता चला। क्या लगता है कोई यूज है भी क्या इसका? अरे वाह जयकरण, सही बात बताई तुमने। एक बात बताओ, रेडियो होता है रेडियो, रेडियो में एक एंटीना होता है। इस एंटीने में तो सारे के सारे एफएम चैनल की फ्रीक्वेंसी आ रही होगी। रेड एफएम, रेड एफएम आ गया, मिर्ची आ गया, हाँ या ना? और भी जो भी है, बिग एफएम, सारे के सारे की। पर यार हम जो चाहते हैं ना वो ही चीज बसती है इसके अंदर। आ रहे तो सिग्नल सारे के ही हैं। तो ये फिल्टर कैसे करता होगा कि भैया कौन सी फ्रीक्वेंसी को अपने को लेना और कौन सी को रिजेक्ट करना है। यहाँ पे काम आता है किसका? रेजोनेंस सर्किट होता है। आपने देखा होगा एक नॉब सी आती थी ऐसे घुमाने वाली पुराने वाले रेडियो में, याद है? उसमें पता है क्या होता था? जब उसको घुमाया करते थे ना, तो इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक जाया करती थी धीरे धीरे। डाइलेक्ट्रिक जाएगी तो सी चेंज हो जाएगा। सी चेंज हो जाएगा तो इस सर्किट का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। हाँ या ना? जब ये वाली रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 92.7 मेगाहर्ट्ज के बराबर हो जाएगी, तो ये उसी फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करेगा, बाकी सबको रिजेक्ट कर देगा, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। आया ना? जैसे इस ग्लास के ऊपर तुम कोई भी फ्रीक्वेंसी डालो, ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा। कौन सी करेगा एब्जॉर्ब सबसे ज्यादा? किसको रिस्पॉन्ड करेगा? जो इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। हाँ या ना? एक झूले पे आप कोई भी टाइप के फोर्स लगा लो, लेकिन वो सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड कब घूमेगा उसका? जो उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उसी के ऊपर फोर्स ऑसिलेशन हो उसके ऊपर। हाँ है ना? तो ये गेम किसका है? रेजोनेंस सर्किट का है। क्या ये बात समझ में आई है नहीं? और बताता हूँ तुम्हें। तुमने एक चीज देखी होगी कि जैसे लाइफ स्टाइल में जाते हो या मेटल डिटेक्टर है, उसमें ऐसे दो पार्ट्स होते हैं, एक बंदा बीच में से जाता है तो ये मेटल डिटेक्टर काम करने लग जाता है, आवाज आती है अगर कोई मेटल होता है तो। आया ना? देखा कभी ऐसा? तो वो लाइफ स्टाइल में जाते हैं तो कपड़ों के अंदर एक इतनी प्लास्टिक की सी चिप होती है जिसको निकालता है। एक्चुअली तुम उसको तोड़ के देखोगे ना, है ना, मैग्नेट नहीं होता, वो प्लास्टिक की चिप है एक्चुअली। तो अगर तुम उसको तोड़ के देखोगे उसमें एक मेटल टाइप की चीज मिलेगी। मैं लेकर आया था एक बार, तोड़ के देखा भी था, क्योंकि रियली में देखो तो ही पता चलता है कि चीज है क्या। तो उसमें पता है क्या था बच्चे? इसमें दो टाइप की कॉइल्स होती है इधर। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है, एक इंडक्टर ही होता है, वैसे म्यूचुअल इंडक्टर है। ये बात बताओ, एल चेंज होगा तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी तो इस सर्किट के अंदर एक अलार्म होता है, वो जैसे ही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चेंज होती है ना, इसमें करंट चेंज होगा, इस सर्किट में सायरन बजेगा। वो कैसे चेंज हो रहा है? इंडक्टर के अंदर आपने देखा होगा म्यू नॉट आता था, तो वो अंदर का मीडियम है। तो अगर तुम इसके बीच के अंदर मान लो जैसे इसमें
तुम डाइलेक्ट्रिक डालते हो ऐसे, इसके अंदर अगर तुम कोई मेटल मेटल डालोगे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो इसका इंडक्टेंस चेंज हो जाएगा ना। तो यहाँ पे जो मेटल स्ट्रिप लेकर आते हैं म्यूचुअली म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, तो इसके अंदर मेटल स्ट्रिप आते ही ऐसे मान लो जैसे इसके बीच में चीज आ गई है, तो इसका इंडक्टेंस चेंज होता है। जैसे ही इंडक्टेंस चेंज होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। चेंज होते ही इसके अंदर करंट एकदम से चेंज हो जाता है। मेटल डिटेक्टर ऐसे ही काम करता है। क्या बात समझ में? इसका मतलब काम की चीज तो है ये। हाँ है ना? हाँ, चैप्टर तो फिनिश हो ही गया मानो। एक चीज है ट्रांसफॉर्मर, वो तो मैंने एक बार पहले भी बताया था तुम्हें। रीडिंग लगा लो, समझ में आ जाएगा। स्टेप अप और स्टेप डाउन के काम आता था। दो कॉइल्स होती है, दोनों में फ्लक्स था। ह्यूमन के अंदर क्या है, ह्यूमन के अंदर है ना यार, मीडियम, हम मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर पाते, तो इंडक्टेंस बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता। मेटल होगा ना, उसके अंदर हो जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, तो इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होना चाहिए जिसके कारण अंदर फील्ड चेंज हो, तभी तो फ्लक्स चेंज होता है। कृष्ण भाई बोल रहे हैं, सर अब आप नेक्स्ट चैप्टर्स करवाओगे या फिर टर्म वन की रिवीजन? देखो, अगली क्लास के अंदर है ना, एनसीईआरटी साथ में रखना। अगली क्लास में मैं ईएम वेव पढ़ा दूंगा। पढ़ना तुम्हें ही है, एक चीज बतानी है मेरे को, डिस्प्लेसमेंट करंट। बाकी तुम्हें ही पढ़ना वो चैप्टर। इसके अंदर कोई डाउट हो तुम वो पूछ लेना, इसके क्वेश्चन कर लो। अब क्वेश्चन सारे हो जाएंगे इसके। क्या बात समझ में आ गई? तुम्हें चैप्टर तो समझ में आ गया क्या, ये बताओ? इसकी यार एनसीईआरटी की रीडिंग लगाना। टिपिकल चैप्टर, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो नहीं समझ में वो बता देना। देखो यार, ठीक ठाक करते हैं ये वेव से क्वेश्चन, है थोड़ा रटने वाले टाइप का ही, कोई ज्यादा वो नहीं है, लॉजिकल नहीं है। या तुम एक काम कर लो, ईएम वेव की रीडिंग तुम खुद लगा लो, फिर मैं समझा देता हूँ ताकि समझ में आ जाए तुम्हें। ऐसा कर लेंगे, तुम ईएम वेव की रीडिंग लगा लेना। क्या ईएम वेव टर्म वन में नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा भाई? फर्स्ट बुक में तो है ईएम वेव, न्यूमेरिकल्स है थोड़ी बहुत है। नहीं तो ईएम वेव है या नहीं है सिलेबस में? डिलीट तो नहीं कर दिया है? अच्छा, टर्म टू में है, लेकिन यार टर्म टू का भी पढ़ ही लेते हैं अब। टाइम क्यों वेस्ट करें, इसी के साथ कर देंगे टर्म टू वाला भी। ईएम वेव तो अगली क्लास में कर ही लेंगे। बाकी तुम अभी इसके क्वेश्चन करो, अगली क्लास में इसके डाउट पूछो। ठीक है? उसके बाद में तुम बोलोगे रिवीजन करवा देंगे, बोलोगे तो आगे करवा देंगे, जैसा तुम बोलोगे वैसा करवा देंगे। ठीक है? और सेकंड बुक तो छोटी है, मैं फटाफट ही करा दूंगा, 1.5-2 महीने में पूरी बुक करवा दूंगा। चलो बच्चों, ओके। तुम चाहोगे तो कर दूंगा, तुम चाहोगे तो रिवीजन करवाऊंगा, तब तो कैसे करवाऊंगा सिलेबस कंप्लीट। ओके बच्चों, बाय बाय।